नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं अशोक कुमार जी, जो कि नई दिल्ली से हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड में आपकी रुचि कैसे जागी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार, नई दिल्ली से। मेरा जन्म बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग पटना में हुई है। स्कूल टाइम से ही हमारे शिक्षक तथा सभी दोस्त काफ़ी प्रभावित थे मेरी कला प्रतिभा को देखकर। इसकी एक बड़ी वजह पारिवारिक परिवेश का कलात्मक होना भी है। तभी से ही चित्रकला तथा मूर्तिकला की होने वाली कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करता था एवं कई सारे पुरस्कार भी मिले। इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए हमारे एक शिक्षक के परामर्श के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी के आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ये प्रक्रिया आसान नहीं था। मैंने कला का अध्ययन शुरू किया। आर्ट कॉलेज के परिवेश ने मुझे काफ़ी ऊर्जान्वित किया और मैं अच्छा करता चला गया। इसी आर्ट कॉलेज से मैंने पेंटिंग से ग्रेजुएशन भी किया। चूँकि ग्रेजुएशन के बाद मैं कला में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए मैंने देश के अन्य आर्ट कॉलेज में एमएफए के लिए अप्लाई किया, साथ में फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी। किसी दूसरे आर्ट कॉलेज से कोई कंफर्मेशन आता, उससे पहले स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया। वहाँ से दिशा में परिवर्तन हुआ और कुछ दिनों बाद फाइनली मुझे फ्रांस में हायर स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया और मेरी नई यात्रा की शुरुआत हुई। तब मैं पटना से पेरिस जाने वाला प्रथम स्टूडेंट था। फ्रांस के आर्ट कॉलेज में मैंने काफ़ी मेहनत की। वहाँ के शिक्षकों के साथ मिलकर अपने रिसर्च स्टडी को पूरा किया। संयोग यह भी था कि उस कॉलेज में भी मैं भारतीय मूल का पहला स्टूडेंट था। इस दौरान सभी मास्टर्स के काम का अध्ययन वहाँ के आर्ट म्यूजियम्स जैसे लूव्र, ओरसे और पोम्पिडो सेंटर में फेस टू फेस होकर आत्मसात किया। स्थानीय संग्रहालयों और पिकासो के कई सारे वर्कशॉप में जाकर उनके तकनीक और शैली का स्टडी किया। फ्रांस में मैंने पेंटिंग के अलावा लिथोग्राफी, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग तथा फोटोग्राफी पर भी खूब काम किया। इस तरह मैंने कला अध्ययन पूरी की। अब मैं पिछले 2 दशकों से दिल्ली में एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कला गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी होती रहती है। जी बिल्कुल, इसी तरह आप देश विदेश में देश का नाम रोशन करते रहें, वह खूब आपकी प्रसिद्धि हो। और इसी के साथ हम काम की और बातचीत का रुख मोड़ते हैं। आप एक काम शुरू करने से पहले आपकी क्या प्लानिंग होती है, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल गोविंद जी। मैं अपनी पेंटिंग शुरू करने से पहले उसके थीम या विषय वस्तु पर विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मंथन करता हूँ और मंथन करने के बाद मैं तय करता हूँ कि इस पेंटिंग के कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, कलर स्कीम क्या होगा तथा उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। कुछ पेंटिंग को छोड़कर लगभग सभी पेंटिंग में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से लिए गए हैं और कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड के कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रस्तुत करते हैं। इन सब का समन्वय ह्यूमन बीइंग के साथ करता हूँ। आप स्पष्टतः देख सकते हैं कि मेरी पेंटिंग सेमी फिगरेटिव से केंद्रित तथा प्रभावित होते हैं। चाहे मैंने पेंटिंग किए हों, ड्राइंग या इंस्टॉलेशन, सभी में यह प्रभाव देखने को मिलता है। आप पाएंगे कि मेरी पेंटिंग के जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो नेचर से कैसे, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स इत्यादि, अंडर द सी जैसे फिशेस, टर्कोइज और अदर इंसेक्ट भी देखने को मिलता है। इन सब के संयोजन के पीछे मेरा एक उद्देश्य है
कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर एंड वी मस्ट अलाइन विद द नेचर। जब आपका तालमेल प्रकृति के साथ होता है तब एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता है तथा टुगेदरनेस के भाव के साथ हैप्पीनेस क्रिएट होता है। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पेंटिंग। कई पेंटिंग डायरेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल इंस्टिंक्ट पर आधारित है, जैसे कंक्वेयर द इंस्टिंक्ट, मैन एंड एनिमल इंस्टिंक्ट विद इन इत्यादि। इसके अलावा मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट सीरीज़ भी किए हैं जो उसमें भी सिंबॉलिक कुछ साइन, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर से साइन कलेक्ट किए गए हैं और उसका कंपोजिशन है। इन सब से हटके रीयूनियन के रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैंने और हमारे एक मित्र हैं स्पेनिश सेरामिक आर्टिस्ट मिलकर एक सेरामिक और पेंटिंग के कॉम्बिनेशन पर इंस्टॉलेशन तैयार किया था, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट सिंबल्स का प्रयोग किया गया था और उसमें तरह तरह का साइन और सिंबल्स को यूज़ किए थे। वो काफ़ी अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन था, मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, पर वो काफ़ी आकर्षक बनने की वजह से लोगों ने इसे बहुत सराहा था। इसी तरह रीयूनियन के एक वरिष्ठ कलाकार के साथ जो कलाकार का नाम है जैक बेंथी, उनके साथ मैंने एक और रेजिडेंसी प्रोग्राम किया था जयपुर में, जो कलबेलिया डांस पर आधारित था और एक अजीब सा एक यूनिक इंस्टॉलेशन था। मतलब बम्बूज, कलरफुल बम्बूज थे उसमें और मेरे बनाए गए बहुत सारे उसी थीम पे, कलबेलिया थीम पे बहुत सारी पेंटिंग थी। सभी को एक साथ संयोजन किया गया था और काफ़ी आकर्षक और बहुत सुंदर था। तो स्थानीय कलाकारों और लोगों ने इसको बहुत सराहा था। तो इस तरह से मेरा जो वर्क डिटेल है वो आपके सामने है। जी, बहुत ही खूबसूरत काम है आपके। और इसी के साथ जैसे एक प्रश्न मन में आ रहा है कि आपने विदेश में अपनी एक अलग छवि बनाई है, तो क्या भारतीय कला की पहचान विदेशों में बनाना कितना मुश्किल है व कितना आसान है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन गोविंद जी। आपका ये प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी एक पैटर्न की व्याख्या करना जिससे भारतीय कलाकार अपनी पहचान बना सकते हैं। दरअसल सफलता के लिए अनेक सहयोग और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है जो हर कलाकार के पास संभव नहीं है। मुझे लगता है कोई भी कलाकार अपना कार्य पूरी प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो निश्चित ही एक पहचान बनेगी। कई बार ऐसा होता है जब पहचान बनाने की आपाधापी में खुद को भूल जाते हैं, जबकि अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद पर मेहनत करना तथा खुद का विस्तार करना ही एकमात्र उपाय है। जैसा मैं समझता हूँ, यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब मैं बोल रहा हूँ खुद का विस्तार, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि बाकी चीज़ों या लोगों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। एक स्वच्छ वातावरण तैयार करना ही पहचान बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा अपनी रचनाओं में निरंतर निखार लाने की कोशिश करना अत्यंत आवश्यक है। देश और दुनिया के प्रति सजग रहना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारी सारी इंद्रियां हमें खुली रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, और आजकल एक फिंगर टिप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में, पूरे आर्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भारतीय कला का परसेंटेज ऐसा कहा जाता है 1% है। तो क्या ये वाकई सच है? क्योंकि आप आते जाते रहते हैं बाहर, आपका क्या अनुभव रहा है दूसरे जगह जब आप सिंपोजियम में जाते हैं या कैंप में जाते हैं, तो किस तरह का अनुभव आपको प्राप्त हुआ? उस विषय में भारतीय कला को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उस विषय में ज़रूर कुछ बताइएगा। भारतीय कला की पहचान इसकी अपनी संस्कृति की वजह से है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, विदेश भ्रमण के दौरान जब भारत या इसकी कला की बात होती है तब उनका इम्प्रेशन काफ़ी प्रभावशाली होता है। भारत की कला एवं संस्कृति समृद्ध है, इसका उन्हें ज्ञान है। चाहे वे इसे जिस स्तर तक जानते हैं, उनके अंदर एक आदर का भाव होता है
और भारतीय कला की प्रशंसा एवं कलाकारों का सम्मान भी करते हैं। पश्चिमी देशों की अपेक्षा यह सच है कि भारतीय कला की भागीदारी उतना सक्रिय नहीं है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि भारतीय कलाकार उस लेवल तक रिस्क नहीं लेते या उनका प्रिपरेशन नहीं होता है। हमें आगे बढ़कर अपनी भागीदारी करनी पड़ती है। इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। मैंने स्वयं कई भारतीय कलाकारों को उत्साह रहित देखा है, जबकि सिर्फ इच्छा शक्ति के बजाय उसकी तैयारी करनी पड़ती है जो करना नहीं चाहते। काम स्तरीय होने के बावजूद बाकी कई टेक्निकल इश्यूज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। यह एक अलग इशू है जिस पे अलग से बातचीत की संभावना है। जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो विगत कुछ वर्षों में भारतीय कलाकारों की गतिविधियाँ बढ़ी है। इंटरनेट की सुविधाएं आने पर ज़्यादा अवेयरनेस आया है तथा इसका विस्तार हुआ है और भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें और प्रोत्साहन की ज़रूरत है और उस दिशा में लगातार कार्यरत रहने की ज़रूरत है। इसमें भारत सरकार की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकारी संस्थाओं की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होती ही है, परंतु आर्टिस्ट को खुद अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आर्टिस्ट को पता नहीं है। वो अगर ढूंढे और सरकारी संस्थाओं के पास जाए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें मालूम हो सकती हैं जो उनके लिए बनी हुई हैं। और ऐसे ICCR व ललित कला संस्थान, ऐसे बहुत सारे संस्थान और भी हैं, कुछ फाउंडेशन भी हैं, कुछ स्कॉलरशिप, फेलोशिप जैसे चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आर्टिस्ट अपने एक अलग पहचान बना सकते हैं बाहर या जहाँ भी उनको अपने चीज़ों को प्रस्तुत करना हो। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है गोविंद जी, उसके अनुसार नए कला विद्यार्थियों को अपने इनिशियल पीरियड में खुद पे खूब काम करना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए तथा काम के साथ साथ मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि इन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी अच्छे से और बारीकी से काम करना चाहिए। वैसे भी वर्तमान समय में स्थितियाँ काफ़ी बदली सी है। मेरा मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से है। इंटरनेट एक वरदान की तरह है। अगर आप राइट वे में यूज करना जानते हैं तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए आज के कला विद्यार्थी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि इन्हें इंस्टेंट रिजल्ट की अपेक्षा कम करनी चाहिए या नहीं ही। बाहरी गतिविधियों और परिस्थितियों से ना तो प्रभावित होना चाहिए और न ही दिग्भ्रमित, क्योंकि सफलता और संतुष्टि के लिए एकाग्रता के साथ धैर्य की आवश्यकता होती है, जिससे आपके व्यक्तित्व में भी पॉजिटिव चेंजेज आते हैं। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखने पर निश्चित ही आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो अनुभव हैं जो आप सभी शेयर कर रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो नए अपकमिंग आर्टिस्टों को काम दें, उनको जीवन में काम आए वो चीज़ें। तो इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका और सभी दर्शकों का जिन्होंने इतना सारा समय दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने होकर मेरी बातों को सुनने तथा मेरे चित्रों को देखने के लिए सभी दर्शकों का मैं आभारी हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ। इस खूबसूरत समय को साझा करने के लिए गोविंद जी को धन्यवाद एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। गोविंद जी का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इट्स रियली गुड इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ आर्ट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अशोक जी। और दोस्तों, हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, आप चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं, चैनल उतना दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है। आप दूसरों से चीज़ों को जितना शेयर करेंगे उतना इन सब आर्ट के विषय में, आर्टिस्टों के अनुभव के विषय में, उनके जीवन जो एक परिचय है उन विषय में लोगों को जानकारी होगी। आम लोगों को अभी थोड़ा इस विषय में जानने की ज़रूरत है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बात होती है ना कि सब लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट ने क्या बनाया वो तो खुद ही जानते हैं। ये जो वर्ड है ये मैं उनके दिमाग से हटाने की कोशिश करता हूं। अगर देखेंगे, जानेंगे तो वो ये सवाल नहीं करेंगे कि ये क्या है। तो इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।